जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व। और एक पॉइंट आपको छोटा सा दिख रहा है, ये प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है। इसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और ये थ्योरी पोर्शन का ये मेरा अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद में मैं MCQ लेके आऊँगा जिसमें आपको हर वही क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है दिल्ली पुलिस वालों के लिए। तो दिल्ली पुलिस के लिए यह थ्योरी का लास्ट वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें भी मैंने पूरी कोशिश की है आप खूब सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो पहला है राबियादुल्ला। पहला पॉइंट है राबियादुल्ला। यह औरंगजेब की बीवी थी, यानी औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था? राबियादुल्ला, जिसकी याद में ही औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। फिर इसे, यानी जो बीबी का मकबरा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दूसरा ताजमहल या दक्षिणी भारत का ताजमहल कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिणी भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बीबी का मकबरा को। औरंगजेब ने बनवाया था और राबियादुल्ला या राबिया बीबी की याद में बनवाया था। फिर देखो, ये 4 पॉइंट है, चारों ध्यान रखने हैं आपको, मैंने यहीं डाल दिया इसको। एक तो है दीनपनाह नगर। दीनपनाह नगर ये किसने बनवाया? तो ये हुमायूं ने बनवाया था। फिर आगरा का लाल किला, ये अकबर ने बनवाया। मयूर सिंहासन, ये शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। और बीबी का मकबरा ये बनवाया था औरंगजेब ने, ये ध्यान रखना। और ये बनवाया कब था? तो ये बीबी का मकबरा औरंगजेब ने महाराष्ट्र में बनाया था 1679 ईस्वी में, 1679 में, ये ध्यान रखना। फिर देखो तो थोड़ा सा औरंगजेब को मैं यही बता देता हूँ आपको, औरंगजेब का ध्यान रखना है, बाकी और भी बता दूंगा जैसे जैसे अपन क्वेश्चन में कवर करेंगे औरंगजेब। अब इसका शासनकाल पूछा जाता है कि औरंगजेब ने शासन कब से कब तक किया? तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। फिर और ध्यान रखना, राज्याभिषेक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्याभिषेक। क्योंकि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन? ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि किस मुगल शासक ने 2 बार, या किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो हुआ था औरंगजेब का। पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो आगरा में हुआ था और दूसरा हुआ था दिल्ली में। तो ऐसे करके ध्यान रखना कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, पहला आगरा में, दूसरा दिल्ली में। फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे? तो देखो ध्यान रखना, गुरु का नाम था मीर मोहम्मद कासिम, यानी औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद कासिम। और इन्हें, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। फिर इन्होंने क्या किया? सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, उनका नाम था तेग बहादुर, उनकी हत्या कर दी। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने। फिर देखो मैं बता दूं, सिख गुरु, 2 सिख गुरुओं की हत्या मुगल शासकों ने की थी। कौन से की? तो देखो, एक तो है अर्जुन देव, एक है तेग बहादुर। अर्जुन देव तो 5वें गुरु थे और ये थे 9वें गुरु। इनकी हत्या तो की थी जहांगीर ने और इनकी हत्या की थी औरंगजेब ने। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर ने की थी। तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर इन्होंने क्या किया? 1679 में ही बीबी का मकबरा बनवाया और 1679 में ही इन्होंने जजिया कर पुनः लागू किया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह मुगल शासक है जिसने जजिया कर पुनः लागू किया। फिर आपसे पूछा जा सकता है, एक तिलपत की लड़ाई हुई थी। तिलपत की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो जाट वर्सेज औरंगजेब के मध्य हुई थी और जाटों का नेतृत्व किया था गोकुला और राजा राम ने। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, ये लड़ाई भी पूछी जाती है। फिर पूछा जा सकता है कि देखो, ये औरंगजेब है, इनके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, जो सर्वाधिक थी, लगभग ये थी 337। यानी कि वह मुगल शासक है जिसके दरबार में या यानी सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या
किस मुगल शासक के दरबार में थी, तो वो औरंगजेब की थी। तो सबसे ज़्यादा इसके दरबार में हिंदू वंशजदार थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसने क्या किया, दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, ये वीणा बजाने में दक्ष था, इसने 1665 में हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। ऐसे करके खूब सारे पॉइंट है, लेकिन आपको इतने से तो ध्यान रखने। फिर अगला है हेरोडोट्स। ये यूनान का था, यूनानी विद्वान जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक भी कहा जाता है हेरोडोट्स को। और जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोट्स ने लिखी थी। ये यूनान का था और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर जिसमें 5वीं सदी पूर्व की भारत फारस संबंध की जानकारी मिलती है, किसमें मिलती है, हिस्टोरिका में मिलती है। फिर सर्वप्रथम भारतीय इतिहास इन्होंने ही लिखा। अब आपसे पूछिए कि सबसे पहले भारतीय इतिहास किसने लिखा था, तो हेरोडोट्स ने लिखा था। फिर है चाणक्य, नाम तो सुना ही होगा आपने, बिल्कुल सुना है चाणक्य। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। और ये अपनी कुटिल या कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे और इसी के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से जाना जाता है। मगध में नंदवंश का उन्मूलन करने तथा चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि मगध में नंदवंश के उन्मूलन में भूमिका किसने निभाई, चाणक्य ने निभाई, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो वही चाणक्य की थी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनको फिर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही थे। फिर इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अब अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। और इस पुस्तक में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे करके आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने। फिर है मैक्सनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सीरिया के शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ये भी ध्यान रखना, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लेना एक बार। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये मैक्सनीज ने लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में सीरिया के शासक सेल्यूकस का राजदूत था। फिर है जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, किसमें, इंडिका में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है इंडिका पुस्तक। फिर है चरक। चरक है तो चरक कनिष्क के कालीन प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं कनिष्क के राजवेद थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कनिष्क का राजवेद कौन था, तो चरक था। और चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी, चरक ने लिखी थी। फिर अगला है अश्वघोष। अश्वघोष ये भी कनिष्क के समकालीन थे, जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी, अश्वघोष ने। और ये किसके समकालीन थे, तो कनिष्क के समकालीन थे, और जिसमें ऐतिहासिक अभिरुचि की खान कहा जाता है। अब ऐतिहासिक अभिरुचि की खान किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को। और ये किसने लिखी, अश्वघोष ने लिखी। फिर है देखो फिर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये जरूर ध्यान रखना। देखो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और मैंने पहले जो पेपर सॉल्यूशन कराया उस वीडियो में बताया आपको, ये ट्रिक ध्यान रखना। RVPK MSTV एक यानी कि पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अध्यक्षता किसने की, पहली की तो महाकश्यप, सभाकमित और वसुमित्र। शासनकाल तो अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसके समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, ऐसे करके ध्यान रखना। अब इसमें क्या बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति उपाध्यक्षता, भाई चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की थी, लेकिन आपसे पूछे कि उपाध्यक्षता किसने की, तो वो की थी अश्वघोष ने। अश्वघोष ने। फिर ये शोधरानंद सूत्रालंकार पुस्तकें इन्होंने लिखी। ये जरूर ध्यान रखनी, शोधरानंद किसने लिखी और सूत्रालंकार किसने लिखी, तो ये अश्वघोष ने लिखी। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसकी उपाध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। फिर है वसुमित्र, बिल्कुल ये ध्यान रखना, वसुमित्र ये भी कनिष्क के समकालीन थे और बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान।
तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर है अगला पॉइंट नागार्जुन। नागार्जुन ये कनिष्क के समकालीन थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ये किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे, और जो ये प्रसिद्ध धातु वैज्ञानिक एवं बौद्ध विद्वान थे। अब आपसे पूछे कि ये कौन थे? तो ये धातु वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। रस चिकित्सा प्रणाली के जनक थे, इन्हें माध्यमिक सूत्र लिखा। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इनको ढंग से देख लेना एक बार। कनिष्क के समकालीन थे, भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, धातु वैज्ञानिक एवं बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और शून्यवाद का सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगला पॉइंट है चिकित्सा प्रणाली के जनक। रस चिकित्सा प्रणाली के जनक कौन थे? नागार्जुन थे। और माध्यमिक सूत्र किसने लिखा? तो ये भी नागार्जुन ने लिखा। फिर है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सुश्रुत को कहा जाता है, इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी। फिर है दंडी। दंडी में एक ही पॉइंटर ये इंपॉर्टेंट है, 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसने लिखी? दंडी ने लिखी थी। आराम से देख लेना, संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने 10 कुमार चरित्र पुस्तक लिखी थी। फिर है पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण से संबंधित अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, जो शुंग काल में हुए थे। देखो इसमें ये वाला पॉइंट ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये वाला जरूर ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? ये पाणिनि ने लिखी, और संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। फिर है ब्रह्मगुप्त। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिपादित किया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिपादित किसने किया? तो ब्रह्मगुप्त ने किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर है भरतमुनि। इन्हें भारत में नाट्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन करे कोई कि भारत में नाट्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भरतमुनि को। फिर अगला पॉइंट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन तथा उनके नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। शून्य दशमलव प्रणाली तथा पाई की खोज इनके द्वारा की गई। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शून्य दशमलव प्रणाली तथा पाई की खोज किसके द्वारा की गई? आर्यभट्ट के द्वारा की गई। पृथ्वी गोल है तथा वह अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, इस मत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो वो भी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। फिर है पॉइंट है गणित से संबंधित कई सूत्रों एवं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। फिर है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों की जानकारी किनके द्वारा होती है, उपलब्ध कराई गई? वो भी इनके द्वारा की गई। यानी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, वो आर्यभट्ट के द्वारा करवाई गई। फिर आर्यभट्टीय तथा 10 गीतिका नामक पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक भी ध्यान रखना, आर्यभट्टीय तथा 10 गीतिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी आर्यभट्ट के द्वारा की गई। फिर है 1975 ईस्वी में इनके नाम से ही देश का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। तो देश का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब किया गया? 1975 में। किसके नाम से? तो आर्यभट्ट के नाम से। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना है। फिर है वराहमिहिर। वराहमिहिर ये भी विक्रमादित्य के समकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं ज्योतिषाचार्य थे। ग्रह तथा एवं नक्षत्रों की गतियों एवं उनके प्रभावों की जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई। व्रत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तकें लिखी गई। अब ये इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो जो मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, पंच सिद्धांतिका तथा व्रत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये वराहमिहिर के लिखी गई। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। फिर है विष्णु शर्मा। ये भी विक्रमादित्य के समकालीन प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने क्या किया? पंचतंत्र तथा हितोपदेश नामक पुस्तकें लिखी। हितोपदेश व पंचतंत्र किसने लिखा? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा। फिर है कालिदास। कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन व संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर इनकी और यानी कालिदास की और रचनाएं कौन सी है? तो ऋतु संहार। बिल्कुल ये सारे ध्यान रखने, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं।
कालिदास की रचनाएं देखो, एक तो है ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में रूपांतरण विलियम जोन्स ने किया था। तो इस हिसाब से यह ध्यान रखना, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना है, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है धन्वंतरी, ये भी विक्रमादित्य के समकालीन प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करी। इनमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फहियान, ये भारत यात्रा पर आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे, इसका ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 405 ईस्वी में आए। और ये ध्यान रखना कि प्रथम भारत यात्रा पर आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो फहियान थे। फिर है विशाखादत्त, ये भी विक्रमादित्य के दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नंदवंश तथा चाणक्य के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस पुस्तक में नंदवंश तथा चाणक्य के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखादत्त ने लिखी थी। फिर है हैंगसोंग, ये भारत यात्रा पर आने वाला द्वितीय चीनी यात्री था। पहला यात्री कौन था? फहियान था। और दूसरा चीनी यात्री हैंगसोंग था, जिन्हें शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीतियों का पंडित भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन करे कोई कि शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है या नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है? तो हैंगसोंग को। और ये भारत यात्रा पर आने वाला दूसरा चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए, जिसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। फिर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। फिर है इन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया, जो उस्मान चिश्ती के शिष्य थे। तो यानी इनके गुरु के नाम पूछा जा सकता है कि उस्मान चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान चिश्ती। और ये अजमेर को इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया तथा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। इनका मकबरा किसने बनवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया या मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने, ये भी ध्यान रखना, नहर का निर्माण करने वाला प्रथम तुगलक शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। ये जरूर करवाऊंगा मैं आपको, यानी सल्तनत काल वाले और मुगल काल वाले ऐसे लाऊंगा थोड़ी में, लेकिन आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो, यानी सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन ही होंगे वो एक तरह के। फिर है अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के समकालीन थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछे किसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा? तो अमीर खुसरो ने। औलिया के शिष्य थे। अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न सैनिक अभियानों में उनके साथ रहे। इन्होंने हिंदी तथा फारसी भाषा को मिलाकर उर्दू भाषा का विकास किया, जिन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करें कि कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने तारिक अलाई नामक पुस्तकें लिखी और इन्होंने सितार तबला का आविष्कार भी किया। अब आपसे क्वेश्चन करें कि तारिक अलाई नामक पुस्तक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने की। इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 सुल्तानों का शासन देखा। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सितार तबला का आविष्कार भी किया। फिर है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से था या मोरक्को का था? ये मोरक्को से भारत में मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया, और जिसे मोहम्मद तुगलक ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया, और जिसने रहला नामक पुस्तक भी लिखी। 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि ये किसके दरबार में आया? मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? रहला। और चीन में अपना राजदूत किसने नियुक्त किया? मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को किया। तो ये भी ध्यान रखना। गुलबदन बेगम,
ये हुमायूं की बहन थी जिसके द्वारा हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा गया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, और ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा, ऐसे नहीं है। तो ये लिखा किसने, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, यानी गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा लिखा, और जो किसी मुगल शहजादी द्वारा लिखा गया एकमात्र राजनीतिक ग्रंथ है। अब आपसे पूछे किसी मुगल शहजादी द्वारा लिखा गया एकमात्र राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है, तो वह है हुमायूं नामा। किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा, जिसमें बाबर के जीवन के अंतिम समय एवं हुमायूं की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हेमू ये पंजाब के शासक आदिल शाह का सेनापति था, जिसने 1556 में दिल्ली व आगरा से मुगल सेनाओं को खदेड़कर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। लाइन को ढंग से आराम से पढ़ लेना एक बार। यह मध्ययुगीन एकमात्र हिंदू सम्राट था। अब आपसे पूछे कि मध्ययुगीन एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था, तो वो था हेमू। पानीपत के दूसरे युद्ध में ये बैरम खां के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यानी हेमू की मृत्यु कब हुई, तो पानीपत के दूसरे युद्ध में हुई थी। पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। फिर है बैराम खां, यह सिया मुसलमान था जिन्होंने 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछे अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो कालानूर या कलानौर भी कहा जाता है, इसे कलानूर या कलानौर भी कहा जाता है, ये पंजाब में है और वहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ। फिर क्वेश्चन है 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना को इनके नेतृत्व में ही सफलता प्राप्त हुई। तो अब आपसे क्वेश्चन करें कि पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, बैराम खान ने किया, और ये अकबर ने इसे अपना संरक्षक व प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैराम खान था। प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया, 1556 से 60 तक ये नियंत्रण में शासन भी किया। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी। यानी आपसे क्वेश्चन करे कि अकबर ने खान खाना की उपाधि किसे दी, बैराम खां को। अब आपसे ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने बैराम खां को कौन सी उपाधि दी, खाने खाना की, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर है तानसेन। तानसेन कौन सी है, खाने वाली तानसेन नहीं है, ये अकबर का नवरत्नों में शामिल है। तो इसका नाम है, मूल नाम है रामतनु त्रिलोचन पांडे। यानी तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु त्रिलोचन पांडे, जिसे अकबर ने रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार से बुलाया था। तानसेन की उपाधि प्रदान की थी जो संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते तथा अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो ये तानसेन जी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और इनका मूल नाम था रामतनु त्रिलोचन पांडे। तो ये ध्यान रखना। फिर है बीरबल। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बीरबल का मूल नाम महेश दास था और ये भी रीवा के दरबार से बोला है इन्हें भी, यानी तानसेन को भी रीवा के दरबार से और बीरबल को भी रीवा के दरबार से, और इन्हें तथा बीरबल की उपाधि प्रदान की गई। ये अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व एकमात्र हिंदू थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, तो ये बीरबल थे, और बीरबल का मूल नाम महेश दास था। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर है टोडरमल। ये गुजरात राज्य से संबंधित थे जिन्होंने शेरशाह सूरी के समय में टोडरमल का बंदोबस्त तथा अकबर के समय में दहसाला नामक भूमि सुधार व्यवस्था प्रारंभ की। तो एक पॉइंट है, पूरा ढंग से देख लेना आप। फिर है अबुल फजल। राजस्थान राज्य के नागौर जिले से संबंधित थे जिन्हें भी अकबर के 9 रत्नों में स्थान प्राप्त था, जिन्होंने अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। और इनकी हत्या किसने की, तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई, जहांगीर ने करवाई। किसके द्वारा, तो वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी। अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजल ने लिखी थी। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना। खाने खाना नहीं, खान खाना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फिर है अकबर के समकालीन हिंदी भाषा के एकमात्र मुस्लिम कवि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकबर के समकालीन हिंदी भाषा के एकमात्र मुस्लिम कवि कौन थे, तो वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास जी के नाम से भी जाना जाता, जो बैराम खां के पुत्र थे। तो इस हिसाब से ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर है मुनि हरि विजय व मुनि जिन विजय। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुनि हरि विजय और मुनि जिन विजय 2 अलग अलग व्यक्ति थे। मुनि हरि विजय, इन्होंने तो क्या किया, अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी। मुनि हरि विजय को
जगत गुरु की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। फिर है मुनि जिन विजय, इनको अकबर ने युग प्रदान की उपाधि दी थी। तो इस हिसाब से ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। जगत गुरु की उपाधि तो अकबर ने दी थी मुनि हरि विजय को, और युग प्रदान की उपाधि दी थी ये मुनि जिन विजय को, ये अकबर ने दी थी। फिर है चांद बीबी, ये बीजापुर के शासक आदिल शाह की बेगम थी। चांद बीबी किसकी बेगम थी भाई? तो ये आदिल शाह की बेगम थी, और बीजापुर में गोल गुम्बद आदिल शाह ने ही बनवाया था, जिसने अहमदनगर की ओर से अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है दुर्गावती, यह महोबा की चंदेल राजकुमारी थी, जिसने गोंडवाना में वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन किया तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारी गई। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है नूरजहां, इसका मूल नाम तो मेहरुनिसा था, जो गयास बेग की पुत्री थी। इसका प्रथम विवाह तो अली कुली खां के साथ हुआ, जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। लेकिन कुछ दिन बाद में अली कुली खां की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया और उसे नूरजहां एवं नूर महल की उपाधि दे दी। इत्र की खोज इसी के समय अशमत बेगम ने की थी। अब आपसे पूछे इत्र की खोज किसके समय हुई? नूरजहां के समय। किसने की? अशमत बानो बेगम ने की थी। फिर है मुमताज, नाम तो सुना ही होगा मुमताज, इसका मूल नाम है अर्जुमन बनो बेगम। शाहजहां ने इसे विवाह कर मुमताज महल की उपाधि दी, और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इसी की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। आपसे पूछिए कि आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो वो शाहजहां ने करवाया। कब करवाया? 1633 ईस्वी में। और इसकी डिजाइन कैसी है? तो ये एतमादुल्ला के मकबरे पर आधारित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे किस मकबरे की या किस महल की डिजाइन एतमादुल्ला के मकबरे से पर आधारित है? तो वह है आगरा के ताजमहल में। फिर है फेजी, प्रसिद्ध फारसी साहित्यकार, जिन्हें अकबर ने फारसी विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था। अब आपसे क्वेश्चन करें कि अकबर ने किसे फारसी विभाग का प्रमुख नियुक्त किया? तो वो फेजी को किया था। और इसी के निर्देशन में रामायण, महाभारत तथा अन्य कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और ये अपना पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपके लिए होगा MCQ सीरीज में, और वही 360 डिग्री अपन पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। तो खूब सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।